कल मनोज का इंटरव्यू है। वह अभी भी श्रद्धा का इंतज़ार कर रहा है। इंटरव्यू के लिए उसने विकास सर के यहाँ कोचिंग कर ली और अपने करियर, गृहनगर और समसामयिक घटनाओं की अच्छी तैयारी कर ली। लेकिन इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अब क्या पढ़ाई करे, उसे यह समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वह अपनी डायरी पढ़ने लगा। अब तक की अपनी जीवन यात्रा, 12th फेल से लेकर इंटरव्यू की दहलीज पर खड़े अपने जीवन की संघर्ष गाथा। डायरी पढ़ते पढ़ते मनोज को वह दिन याद आ गया जब पांडे उसकी नौकरी लगवाने त्यागी जी के यहाँ ले गया था। आटा चक्की से अपने साथ पीली कोठी पढ़ने के लिए ले गया था। वह आज इंटरव्यू तक पहुंचा है, उसका बहुत बड़ा श्रेय पांडे को भी है। ऐसा सोचकर उसका मन पांडे के लिए कृतज्ञता से भर गया। उसकी इच्छा पांडे से मिलने की होने लगी। मनोज पांडे के कमरे पर गांधी विहार जाने के लिए तैयार हो गया। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, सामने से तेज चाल में अपनी आंखों में भरोसा और होठों पर मुस्कान लिए श्रद्धा आती हुई दिखाई दी। श्रद्धा के पास न होने से उसे सब कुछ खाली सा लगने लगा था। श्रद्धा के आते ही जैसे सब कुछ भरा भरा सा लगने लगा। उसकी उलझी हुई जिंदगी सुलझ गई थी। श्रद्धा ने मनोज से कहा, सॉरी मनोज, मैं लेट हो गई। श्रद्धा को देखकर मनोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं श्रद्धा, तुम मेरी जिंदगी में एकदम सही समय पर आई हो। तुम्हारे आने से सब कुछ अच्छा हुआ है। अपनी तारीफ सुनकर श्रद्धा मुस्कुराने लगी। मनोज ने फिर श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे पांडे से मिलने जाना है। अपने जीवन में उसका योगदान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उसके बिना शायद यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। पर पांडे ने तो तुम्हारा अपमान किया था, श्रद्धा ने मनोज से पूछा। नहीं श्रद्धा, पांडे मेरा दोस्त है। उसने ग्वालियर में मेरी बहुत मदद की थी। श्रद्धा, कक्षा 5 की हिंदी में एक पाठ था, हरपाल सिंह की 5 बातें। उसमें कहा गया था कि जिसने आपका कभी भला किया हो उसका साथ कभी मत छोड़ो। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा की आंखें भीग गई। मनोज, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें चुनकर दुनिया के सबसे अच्छे लड़के को चुना है, जिसके पास ऐसा दिल है, जो सबसे प्यार करना जानता है, जो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। मनोज ने श्रद्धा से कहा, जब आप किसी एक से भरपूर प्यार करते हैं तो आपके दिल में किसी से नफरत करने की जगह कहाँ बचती है श्रद्धा। दोनों गांधी विहार पांडे के कमरे पर पहुंच गए। पांडे अपने कमरे में पलंग पर लेटा, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, गाना गुनगुना रहा था। मनोज के साथ श्रद्धा को देखकर पांडे चौंक गया। उसने गाना बंद कर दिया और उठकर बैठ गया। मनोज ने पांडे से कहा, कल मेरा इंटरव्यू है पांडे। मुझे इंटरव्यू तक पहुंचाने में श्रद्धा के अलावा यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है, वह तुम हो। तुमने यदि मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आज तुम्हारी शुभकामनाएं बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। श्रद्धा ने मनोज का साथ दिया। भैया, अब आप भी अपने लास्ट अटेम्प्ट की तैयारी के लिए जी जान से जुट जाइए। मनोज का भी लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ तो? पांडे ने श्रद्धा के मन की था लेनी चाही। उसे अभी भी श्रद्धा पर भरोसा था कि वह मनोज के असफल होने पर उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन श्रद्धा ने पांडे की उम्मीद को गलत साबित करते हुए कहा, मुख्य बात यह है कि मनोज ने अपनी पूरी मेहनत से तैयारी की। अब अगर नहीं हुआ तो दुनिया में दूसरे बहुत काम है करने को। मेरे लिए मनोज इम्पोर्टेंट है, वह क्या बनता है यह इम्पोर्टेंट नहीं। अंतिम वाक्य कहते समय श्रद्धा की नजरें झुक गई। पांडे, तुम भी इस साल टूटकर मेहनत करो, फिर देखना तुम्हारे मन के सारे संशय, सारे अविश्वास सब दूर हो जाएंगे। भयानक मेहनत ही है जो हम सबको संतुलित रखती है और सफलता भी देती है। मनोज ने पांडे को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। मनोज और श्रद्धा को दूर करने के सारे षड्यंत्र पांडे के बेकार चले गए थे।
इसलिए उसने अब बदली हुई परिस्थिति से समझौता करना बेहतर समझा। आश्वासन और सांत्वना पाकर पांडे का मन भी हल्का हो गया था। कुछ देर बाद पांडे उन दोनों को गांधी विहार ऑटो स्टैंड पर छोड़ने चला गया। ऑटो का इंतज़ार करते मनोज से पांडे ने कहा, मनोज, मैंने श्रद्धा के घर फ़ोन किया था। भावावेश में पांडे ने अपना सत्य उगल दिया। पांडे की बात सुनकर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पांडे, हो सकता है इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा छुपी हो। पांडे मौन रहा, वह कुछ नहीं बोल सका। मनोज और श्रद्धा ऑटो में बैठकर नेहरू विहार की ओर चल दिए। पांडे उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। मनोज और श्रद्धा यूपीएससी के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। मनोज जीवन में पहली बार कोई इंटरव्यू देने जा रहा था। श्रद्धा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, मैं उनका सही जवाब दे पाऊंगा या नहीं। कितने ही टॉपिक छूट गए, मैं उनका रिवीजन भी नहीं कर पाया। ऑटो में बैठे मनोज ने श्रद्धा से कहा, मनोज, बस एक बात याद रखना कि यह इंटरव्यू तुम्हें जानने के लिए लिया जा रहा है। तुम क्या हो, तुम जिंदगी को किस नज़रिए से देखते हो, इस दुनिया, इस समाज, इस नौकरी को देखने की तुम्हारी क्या दृष्टि है। इसलिए तुम्हें कुछ भी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को जानना है। श्रद्धा ने शायद उत्तरांचल पीएससी के दिए अपने इंटरव्यू के अनुभव से मनोज को समझाया। यूपीएससी के गेट पर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ रही थी। सभी विद्यार्थी फॉर्मल ड्रेस में थे। अधिकांश लड़के ऑफ वाइट शर्ट और नेवी ब्लू ब्लेजर में थे। लड़कियों ने साड़ी पहन रखी थी। गेट नंबर 1 पर उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र चेक हो रहे थे। उनके साथ आए उनके परिजन और मित्रों को दूसरे गेट से अंदर पार्क में बैठने के लिए कह दिया गया था। मनोज को अंदर भेजकर श्रद्धा भी पार्क में जाकर बैठ गई। मनोज और दूसरे प्रतियोगी अब एक बड़े से हॉल में थे, जहां उनके प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट यूपीएससी के कर्मचारी चेक कर रहे थे। इस बड़े से हॉल में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। ठीक 10:30 बजे हलचल हुई। दरबान कमरे के अंदर बाहर होने लगे। इससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि कमरे में इंटरव्यू लेने वाले शायद आ गए हैं। प्रतियोगियों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, उनके गले सूखने लगे और हाथ पैरों में कंपन होने लगा। मनोज का इंटरव्यू डॉक्टर पीडी मेहता के बोर्ड में पड़ा। डॉक्टर मेहता आईआईटी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर थे, जिन्हें सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर बना दिया था। मनोज के लिए यह खबर हताश करने वाली थी कि उसके इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन का हिंदी साहित्य और इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर मेहता इस बात के लिए भी जाने जाते थे कि वह इंजीनियर और इंग्लिश मीडियम के लड़कों को इंटरव्यू में अच्छे नंबर देते हैं और सोशल साइंस एवं हिंदी मीडियम के लड़कों को कम नंबर देकर विदा कर देते हैं। दरबान ने पहले लड़के का नाम पुकारा। बाहर बैठे लोगों को घबराहट होने लगी। लड़का लगभग 20 मिनट के बाद इंटरव्यू देकर वापस आया। इस लड़के से पूछने पर ही अंदर के माहौल का पता लग पाएगा। लड़के ने दुखी होकर कहा, मैंने बताया कि मैं 10वीं क्लास से नियमित दिनचर्या से योगा कर रहा हूँ, यह मेरी हॉबी है। तो चेयरमैन श्री मेहता बोल पड़े कि आप रोज़ खाना खाते हैं, तो वह भी आपकी हॉबी है क्या? मैं इसका कुछ जवाब नहीं दे पाया। डॉक्टर मेहता बहुत खतरनाक हैं, बिल्कुल नहीं हंसते। अगला लड़का बाहर आया तो वह भी दुखी था। उसने बताया कि उसके बीएससी फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आए थे। डॉक्टर मेहता ने उसी पर मेरी खिंचाई कर दी। उन्होंने मुझसे पूरे 20 मिनट फिजिक्स ही पूछा और बाद में कह दिया कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, अगले साल आना। इतना कहकर लड़का अपनी गीली आंखें छुपाता हुआ बाहर चला गया। मनोज इस लड़के के इंटरव्यू को सुनकर घबरा गया। इस लड़के के तो केवल फिजिक्स में ही नंबर कम थे। इतनी छोटी कमी पर ही डॉक्टर मेहता ने इस लड़के का इंटरव्यू बिगाड़ दिया। मनोज ने अपने करियर पर नज़र डाली तो वह अंदर से कांप गया। 10वीं, 3rd डिवीज़न,
12th फेल, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 0, इंग्लिश लिटरेचर के कारण बीए में 2nd डिवीज़न। डॉक्टर मेहता उसका क्या हाल करेंगे, यह सोचकर ही वह घबराने लगा। तीसरा लड़का बाहर आ गया। उसका चेहरा प्रसन्न था। वह लड़का अब तक आए सभी लड़कों में सबसे अधिक प्रसन्न लग रहा था। उसने बताया कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। उसने कहा कि वह आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी रहा है और अभी इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका पूरा इंटरव्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रशासन में उपयोग विषय पर चला। डॉक्टर मेहता ने 5-6 बार वेरी गुड बोला। मनोज के लिए इस लड़के का इंटरव्यू हताश करने वाला था। मनोज आईटी के बारे में उतना ही जानता था जितना उसने मुख्य परीक्षा के नोट्स में पढ़ा था। मनोज ने अपने विचलित और चिंतित मन को शांत करने के लिए आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के पीछे कुछ दृश्य तैरने लगे। मनोज का पूरा जीवन ही तैर गया अचानक। मनोज का गांव, उसका घर, ग्वालियर का कॉलेज, लाइब्रेरी, बाहर बगीचे में बैठी श्रद्धा, सब एक रील की तरह मनोज की आंखों के पर्दे पर झिलमिलाकर आते जाते रहे। मनोज आंखें बंद किए हुए बैठा रहा। तभी दरबान की आवाज मनोज ने सुनी, मनोज कुमार शर्मा। मनोज उठा। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा, अपना चश्मा ठीक किया और दरबान के साथ गेट के पास आकर खड़ा हो गया। दरबान ने गेट खोला। मनोज ने अंदर प्रवेश किया। बाहर बैठकर कल्पना करने वाला दृश्य अब एकदम सामने था। कमरे में सामने एक बड़ी यू शेप की टेबल थी जिसके पीछे 5 लोग बैठे थे। 4 लोग सूट में थे जबकि एक बुजुर्ग से व्यक्ति धोती कुर्ता पहने बैठे थे। बीच में डॉक्टर मेहता बैठे थे। मनोज ने कमरे में घुसते ही सबसे पहले सभी को नमस्कार किया और अपनी बैठने वाली कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को बैठने का इशारा किया तो वह धन्यवाद कहकर बैठ गया। बोर्ड मेंबर्स के चेहरों पर मुस्कान थी। वे शायद मनोज को रिलैक्स कर रहे थे। शायद वह जानते थे कि प्रतियोगी इस समय बहुत तनाव में होता है, इसलिए शुरुआती प्रश्न सरल और परिचयात्मक ही पूछे जाते हैं। डॉक्टर मेहता ने मनोज से पूछा, अच्छा मनोज, तुम सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो? तुम्हें प्रशासन में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? यह प्रश्न सरल था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी ज्ञान अथवा थ्योरी की आवश्यकता नहीं थी। मनोज ने 4-5 सेकंड सोचा। उसे जौरा के एसडीएम दुष्यंत सिंह याद आ गए। उसने उत्तर देना प्रारंभ किया। सर, मैं टेम्पो चलाता था। एक बार मेरा टेम्पो पुलिस ने पकड़ लिया। मैं एसडीएम दुष्यंत सिंह के पास गया। दुष्यंत सर की ईमानदार एवं त्वरित कार्यवाही देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तभी से मेरी इच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने की होने लगी। डॉक्टर मेहता मनोज के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। इस तरह की कहानी यहाँ आकर हर प्रतियोगी सुनाता है। दरअसल आप सिविल सेवा के माध्यम से समाज में रुतबा और पावर चाहते हैं। सरल सा दिखने वाला प्रश्न ही उलझ गया। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसके जीवन की सच्ची घटना को इंटरव्यू बोर्ड में झूठ मानकर खारिज कर दिया जाएगा। झूठ बोलकर दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज आज सच बोलकर भी झूठा माना जा रहा था। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, इसे जांचने का कोई यंत्र बोर्ड के पास नहीं था। हनुमान की तरह छाती चीरकर दिखाने की कोई सुविधा इंटरव्यू बोर्ड में नहीं थी। मनोज के पास अपनी बात को सही सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह चुप हो गया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को चुप देखकर दूसरे साथी से आगे सवाल पूछने का इशारा किया। दूसरे मेंबर, जो मनोज की फाइल पर बहुत देर से नजरें गड़ाए हुए था, उसने फाइल देखते हुए मनोज से पूछा, आपकी बीए में 2nd डिवीज़न है, 12th में 2nd डिवीज़न है, 10th आपने 3rd डिवीज़न से पास की है। आप तो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट रहे हैं। अचानक मेंबर का ध्यान फाइल पर किसी विशेष जगह पर गया। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे, आपने तो 12th 2 साल में किया है, क्यों? वही हुआ जिसका डर था। मनोज के सामने 12th फेल राक्षस की तरह मुंह फाड़कर खड़ा हो गया।
वह अब उस राक्षस के मुंह में समा जाएगा या बचकर निकल आएगा, उसे नहीं पता। पर संकट का सामना करने की अपनी आदत को वह भूला नहीं। सर, मेरे दादाजी उस साल मर गए थे। सर, मैं परीक्षा के पहले ही दिन बीमार हो गया था। इंटरव्यू बोर्ड में अभी तक उसकी कही गई सच्ची बात को झूठा माना गया था, इसलिए 12th फेल पर वह अपनी पुरानी आदत के अनुसार यह सब झूठ बोलकर आगे उस संकट से बच सकता था। पर आज उसने सच बोलने का फैसला किया। उसे लगा कि सच ही वह ताकत है जो उसे आज बचा सकती है। मनोज ने अपनी बात मजबूती से कही। उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी सर, इसलिए हिंदी छोड़कर सभी विषयों में मैं फेल हो गया था। मनोज को नहीं पता था कि उसका यह जवाब अब आगे क्या रंग दिखाएगा। वह नहीं जानता था कि आईएएस के इंटरव्यू में अपने आप को 12th फेल बताकर उसे लाभ होगा या वह बर्बाद हो जाएगा। उसने भावावेश में भयानक रिस्क ले लिया था। उसे नहीं पता था कि उसके इस जवाब से मेंबर प्रभावित होंगे या उसे अयोग्य मानते हुए बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर मेहता ने अपने जीवन में आईआईटी के बेहतरीन स्मार्ट लड़के देखे थे जो अपने करियर में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे थे। ऐसे ही लड़कों को वह देश का भविष्य मानते थे। इंग्लिश मीडियम के लड़के ही देश का प्रशासन बेहतर चला सकते हैं, ऐसा डॉक्टर मेहता मानते थे। पर आज उनके सामने एक 12th फेल लड़का बैठा था जो अपने करियर में घिसटते हुए यहाँ तक पहुँचा था। डॉक्टर मेहता मनोज के इस उत्तर से चौंक गए। उन्हें मनोज सिविल सर्विस के लिए एकदम अनफिट लगने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का इस तरह का जवाब इंटरव्यू में दे सकता है। अपनी कमजोरी मनोज ने खुद ही डॉक्टर मेहता को सौंप दी थी। उन्होंने मनोज के दिए हथियार से ही उसका गला रेतना शुरू किया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को घूर कर पूछा, आप नकल से 12th पास करना चाहते थे? आज तक ऐसा लड़का हमारे सामने नहीं आया जो यह स्वीकार कर रहा हो कि उसने कभी चीटिंग करके पास होने की कोशिश की हो। पता नहीं कहां से मनोज के भीतर आत्मविश्वास पैदा हो गया था। वह डॉक्टर मेहता के इस व्यवहार से घबराया नहीं, बल्कि उसने डॉक्टर मेहता की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, आप कभी भिंड मुरैना जाइए, वहाँ के स्कूल देखिए। आज भी नकल से बच्चे पास हो रहे हैं वहाँ। क्या इसमें उन बच्चों की गलती है या उस सिस्टम की जो वहाँ नकल नहीं रोक पाता? एक दुष्यंत सिंह ने 1 साल नकल नहीं होने दी और उन्हीं चीटिंग करने वाले बच्चों में से एक बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आज आपके सामने बैठा है। अगर उस साल दुष्यंत सिंह नकल नहीं रोकते तो शायद मैं आज भी मुरैना से जौरा टेम्पो चला रहा होता। मनोज के इस जवाब से प्रभावित होकर बोर्ड के अन्य मेंबर्स आपस में बातचीत करने लगे। उनकी भाव मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था कि वे मनोज की बात से सहमत हैं, पर डॉक्टर मेहता मनोज के इस भाव प्रवण उत्तर से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने मनोज से आगे कहा, आप कुछ भी कहिए, मैंने आपका पूरा करियर देखा। आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं। इंग्लिश लिटरेचर में आपके हमेशा सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रन इन द एब्सेंस ऑफ इंग्लिश। मनोज फिर फंस गया। डॉक्टर मेहता भावुक नहीं निकले, वह कट्टर और अपने मत पर कायम रहने वाले निकले, पर मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। सर, प्रशासन में भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी उसकी सच्ची नीयत होती है। मनोज ने डॉक्टर मेहता की इंग्लिश को महत्व देने वाली विचारधारा का विरोध कर दिया। डॉक्टर मेहता को उसका यह विरोध पसंद नहीं आया। उन्होंने नाराजगी के स्वर में कहा, नो, दिस इज एन एक्सक्यूज टू हाइड योर इग्नोरेंस इन इंग्लिश। हाउ कैन यू सर्व द कंट्री विद दिस वीकनेस? इंग्लिश में कमजोर परीक्षार्थी से डॉक्टर मेहता इंग्लिश में ही सवाल पूछ रहे थे। मनोज इंग्लिश में पूछे गए प्रश्न को समझकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करने लगा। इंग्लिश एक बार फिर उसकी राह में कांटे बिछाने को तैयार थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग मेंबर ने उसे घबराया हुआ जानकर पूछा,
मनोज, आप पानी पीना चाहेंगे? उस मेंबर ने टेबल पर कांच के ग्लास में रखे पानी की तरफ इशारा किया। मनोज ने पानी से भरे कांच के ग्लास को देखा। उसकी हिम्मत नहीं हुई पानी पीने की। कुछ सेकंड खामोशी रही। डॉक्टर मेहता के होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर रही थी। उन्हें इंग्लिश में कमज़ोर छात्र को इंग्लिश के हथियार से घायल करने में मज़ा आ रहा था। मनोज कुछ विचार करते हुए एकटक पानी के गिलास को देखता रहा। फिर उसने वह ग्लास अपने हाथ में उठाया। फिर कुछ सोचकर वह डॉक्टर मेहता से बोला, सर, मैं यह पानी नहीं पी सकता। बोर्ड मेंबर उसके इस व्यवहार पर चौंक गए। एक मेंबर ने पूछा, पानी गंदा है क्या मनोज? मनोज ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, पानी तो साफ है, पर मैं कांच के ग्लास में पानी नहीं पीता। मुझे स्टील का ग्लास पसंद है। डॉक्टर मेहता मनोज के इस उत्तर को समझ नहीं पाए और नाराज होकर बोल पड़े, ये क्या बात हुई? तुम्हें पानी पीने से काम है या ग्लास से? कोई भी ग्लास हो, पानी तो वही रहेगा ना? मनोज ने बड़ी शालीनता से डॉक्टर मेहता और दूसरे मेंबर से कहा, जी सर, यही मैं कह रहा हूँ। असली चीज़ पानी है, बर्तन नहीं। अगर पानी साफ है तो वह कांच के ग्लास में हो या स्टील के, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान यदि अच्छा है, श्रेष्ठ है, देश हित में है, तो यह अंतर नहीं पड़ता कि वह इंग्लिश माध्यम से प्रकट हो या हिंदी माध्यम से। इतना कहकर मनोज ने हाथ में पकड़े पानी के गिलास से पानी पीकर खाली ग्लास टेबल पर रख दिया। मनोज के इस अप्रत्याशित उत्तर से सभी मेंबर आश्चर्यचकित रह गए। बुजुर्ग मेंबर के चेहरे पर चमक आ गई। उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, वाह मनोज। डॉक्टर मेहता की नजरें अभी भी नीचे रखे उसके सर्टिफिकेट पर टिकी हुई थी। उनका इंग्लिश का पैना हथियार मनोज ने बेकार कर दिया था, लेकिन डॉक्टर मेहता आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। इस बार उन्होंने अपने साथियों से ही प्रश्न किया, आपने देखा है कि मनोज के पहले आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए आया था, जो 12th में अपने स्टेट का टॉपर भी था। उसके स्थान पर 12th में फेल होने का प्रमाण पत्र लेकर आए मनोज को हम लोग क्यों चुने? बोर्ड के दूसरे मेंबर डॉक्टर मेहता की बात से सहमत दिख रहे थे और अपनी गर्दन उनकी हाँ में हिला रहे थे। बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हें 12th फेल होने के बावजूद हम लोग उस टॉपर लड़के की जगह क्यों चुने? मनोज का 12th फेल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा इंटरव्यू 12th फेल पर ही खत्म होगा। उसके द्वारा इंटरव्यू के लिए की गई तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तैयारी किसी काम नहीं आ रही थी। डॉक्टर मेहता ने उसे उसके करियर पर ही उसे घेरने का मन बना लिया था। इस बार बोर्ड ने 12th फेल लड़के की तुलना हिंदुस्तान के सबसे योग्य विद्यार्थी से कर दी थी, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस लड़के से अधिक योग्य हूँ। आईआईटी पास आउट इंग्लिश मीडियम लड़के से मनोज ने खुद को योग्य बता दिया। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर इस उत्तर से चौंक गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे अब इसका कारण जानना चाहते थे। एक अन्य मेंबर ने आश्चर्य से पूछा, आप कैसे योग्य हैं उस लड़के से जो क्लास फर्स्ट से आज तक अपनी हर परीक्षा में टॉप करता आ रहा है? मनोज ने जवाब दिया, अपनी अयोग्यता को जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता होती है। मैं 12th फेल एक अयोग्य लड़का हुआ करता था सर, क्योंकि गांव के बच्चों को गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का वह स्तर नहीं मिलता जो शहरों के इंग्लिश मीडियम स्कूल के लड़कों से compete कर सके। इन अभावों के बावजूद अपने संघर्ष और संकल्प के कारण मैं यहाँ तक आ सका हूँ। इन्हीं दो लोगों की तुलना उनके परिणामों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी परिस्थितियों और सुविधाओं के आधार पर भी होनी चाहिए। मनोज ने अपनी बात कह दी। बोर्ड के दूसरे मेंबर मनोज को उसकी बात से सहमत होते हुए दिख रहे थे। डॉक्टर मेहता को शायद उसका यह उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा,
ये सब अपनी अयोग्यता को छुपाने के बहाने हैं। जो लड़का मैथ्स और इंग्लिश के डर से इन्हें छोड़ देता है, वह क्या शासन में भी कठिन मौक़ों पर गिव अप नहीं करेगा? खैर, जाने दीजिए। आप लोगों को कुछ पूछना है? डॉक्टर मेहता ने मनोज के उत्तर को सुने बिना दूसरे सदस्यों से कहा। एक अन्य सदस्य ने अपना हथियार मनोज पर आजमाया। आप हिंदी साहित्य में योग्य हैं। आपके पास हिंदी का लेक्चरर बनना अच्छा ऑप्शन है, पर जिले का प्रशासन टेक्नोलॉजी में माहिर लोग ही संभालें तो ही देश तरक्की करेगा। साहित्य टेक्नोलॉजी के सामने हाथ बांधे खड़ा था। इंग्लिश के बेकार गए हथियार की जगह दूसरा हथियार टेक्नोलॉजी मनोज पर चलाया गया। मनोज ने कुछ सेकंड सोचकर जवाब दिया, सर, साहित्य का विद्यार्थी आपके विचार में जिला नहीं चला सकता, पर देश के प्रधानमंत्री इस समय एक साहित्यकार ही हैं। क्या उनकी योग्यता पर भी आपको संदेह है? मनोज ने कमरे में लगी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर को इंगित करते हुए कहा। मनोज ने ग्वालियर के MLB कॉलेज के अपने सीनियर और भारत के प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। बुजुर्ग मेंबर ने उत्साहित होकर कहा, बहुत बढ़िया। इस बार उसका जवाब सुनकर बोर्ड के दूसरे सदस्य भी हतप्रभ रह गए। डॉक्टर मेहता भी भारत के प्रधानमंत्री को मनोज के समर्थन में खड़ा देखकर कुछ देर के लिए हिल गए। कुछ विचार करके डॉक्टर मेहता ने मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज उठा और सबको नमस्कार करके बाहर जाने के लिए मुड़ गया। तभी मनोज को बीच में रोककर बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से पूछा, तुम्हारा ये कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है सर, मनोज ने खड़े खड़े जवाब दिया। बुजुर्ग मेंबर ने फिर पूछा, यदि इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? कुछ देर विचार करते हुए मनोज ने उत्तर दिया, स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकूंगा नहीं। मनोज को विवेकानंद केंद्र में बिताए दिन याद आ गए। उसने विवेकानंद को याद करते हुए बुजुर्ग मेंबर को जवाब दिया, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? क्या IAS, IPS बनना तुम्हारा लक्ष्य नहीं? बुजुर्ग मेंबर को उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य से उन्होंने मनोज से पूछा, IAS, IPS, शिक्षक, लाइब्रेरियन, ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। ये तो लक्ष्य प्राप्ति के साधन मात्र हैं। वास्तविक लक्ष्य है इस देश की ईमानदारी से सेवा करना, फिर चाहे IAS बना जाए या कुछ और। अपनी बात पूरी करके मनोज चुप हो गया। बोर्ड के सभी मेंबर चुप थे। बुजुर्ग मेंबर ने मुस्कुराकर मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज सबको नमस्कार करके बाहर निकल गया। 12 मई, फाइनल रिजल्ट का दिन। शाम को 5 बजे सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट UPSC के बोर्ड पर लगना था। इंटरव्यू देने वाले सभी लोग आज इसी उम्मीद में थे कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, जबकि 2/3 लोगों का सिलेक्शन होना ही नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, होने न होने की यह जद्दोजहद तब तक चलती रहती है जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। कोई भी विद्यार्थी गारंटी के साथ यह नहीं कह पाता कि उसका सिलेक्शन पक्का है। एक पल को उम्मीद बनती है, दूसरे ही पल निराशा छा जाती है। एक पल को सब बनता हुआ नजर आता है, दूसरे ही पल सब बिखर जाता है। शाम के 4 बज गए। मनोज ने रिजल्ट देखने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए अपने पिता को फ़ोन किया। पिता अभी भी झाबुआ में सस्पेंड थे। पिता ने फ़ोन उठाया तो मनोज ने पिता से कहा, पापा, आज मेरा सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। मनोज के अब तक के सभी रिजल्ट से अप्रभावित पिता की आवाज़ में इस बार उत्सुकता नजर आई। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं चाहता हूँ
कि तू आईपीएस बन जाए। पिता के मुंह से ऐसा सुंदर आशीर्वाद सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। उसने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सफल हो जाऊंगा। मनोज की बात सुनकर पिता अपनी ओरिजिनल भारी आवाज पर आ गए। अगर तू आईपीएस में सेलेक्ट हो जाए तो इस डिप्टी डायरेक्टर को नहीं छोड़ूंगा, जेल की चक्की पिसवाऊंगा। बहुत उड़ता है साला, तब बताऊंगा कि आईपीएस का बाप क्या होता है। मनोज के आईपीएस बनने की कल्पना करते हुए अपने शत्रु और वरिष्ठ अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद करने का सुनहरा सपना पिता ने देख लिया। मनोज के चेहरे पर पिता की कल्पना के कारण हल्की मुस्कान तैर गई। श्रद्धा और मनोज ऑटो से रिजल्ट देखने यूपीएससी के ऑफिस पहुंच गए। यूपीएससी के गेट पर जहां ऑटो रुका, वहां रिजल्ट देखने वालों की भीड़ पहले से खड़ी थी। ट्रैफिक संभालने वाले सिपाही को इस भीड़ से ट्रैफिक संभालने में दिक्कत हो रही थी। दोनों उस भीड़ के पास खड़े हो गए। सिपाही ने मनोज को लगभग धकेलते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। यूपीएससी के गेट के नजदीक पहुंचते ही मनोज की धड़कनों ने अपनी गति बढ़ा दी। गेट के अंदर खड़े सभी लोगों को गेट के बाहर खदेड़ दिया गया। कर्मचारियों ने गेट अंदर से बंद कर नोटिस बोर्ड पर 5 मिनट में रिजल्ट लगा दिया। मनोज को यह 5 मिनट जैसे 5 युग लग रहे थे। गेट खुलते ही भीड़ लगभग दौड़ते हुए गेट के अंदर घुस गई। रिजल्ट देखकर कोई खुशी से नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई जमीन पर माथा पकड़े बैठा है, कोई बेहोश हो गया है। मनोज की हिम्मत नहीं हुई रिजल्ट देखने की। उसने श्रद्धा को रिजल्ट देखने के लिए भेजा और खुद गेट के बाहर खड़ा रहा। अब सब कुछ श्रद्धा की हाँ या ना पर निर्भर है। कुछ लड़के हंसते हुए खुशी में झूमते हुए बाहर आ रहे थे और कुछ रोते हुए। बस यही 2 श्रेणियां थीं आज यहाँ यूपीएससी के दरवाजे पर। अविनाश अपना रिजल्ट देखकर बाहर आया। अविनाश की चाल सुस्त और चेहरा उतरा हुआ था। मनोज ने अविनाश से उसका रिजल्ट पूछा तो उसने ना में गर्दन हिला दी और आंखों में आंसू भरे गेट के बाहर निकल गया। अविनाश की हालत देखकर मनोज घबरा गया। अविनाश जैसे योग्य लड़के की असफलता को देखकर उसका अपने ऊपर से भरोसा डगमगाने लगा। कुछ प्रतियोगी आज के रिजल्ट पर कमेंट करते हुए जा रहे थे, इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत खराब रहा है। इन सब बातों से घबराया मनोज सांस रोककर बस श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने से श्रद्धा आती हुई दिखी। श्रद्धा धीरे धीरे उसके नजदीक आ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। श्रद्धा का यह रूप देखकर मनोज का दिल धक से रह गया। वह समझ गया कि श्रद्धा कोई बुरी खबर सुनाने वाली है। उसने श्रद्धा से कहा, क्या हुआ श्रद्धा, जल्दी बताओ। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। श्रद्धा ने बुझे हुए शब्दों में कहा, मनोज। इतना कहकर श्रद्धा कुछ देर रुकी। 3-4 सेकंड तक वह मनोज का निराशा में डूबा हुआ चेहरा देखती रही। फिर श्रद्धा लगभग चीखते हुए बोली, तुम आईपीएस बन गए हो मनोज। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने श्रद्धा से कहा, क्या कहा? श्रद्धा फिर से कहो। श्रद्धा ने उसी उत्साह में फिर से वही वाक्य दोहराया, मनोज तुम आईपीएस बन गए हो। मनोज को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने जल्दबाजी में कहा, क्या तुमने सही रोल नंबर देखा है? क्या नाम से भी देखा है? कोई गलत रोल नंबर तो नहीं देख लिया? पर श्रद्धा ने एकदम सही रोल नंबर देखा था। मनोज ने गहरी सांस ली। यह सुकून और सुख की सांस थी। दोनों ने वापस नेहरू विहार जाने के लिए ऑटो रोका और उसमें बैठ गए। पास में वही सिपाही खड़ा हुआ था जिसने मनोज को धकेला था। सिपाही ने उत्सुकतावश मनोज से पूछा, क्या रिजल्ट रहा? मनोज ने कहा, आईपीएस।
मनोज का जवाब सुनकर सिपाही ने उसे एक सैल्यूट मारा। वह आश्चर्य से सिपाही को देखता रहा। एक ही दिन में एक रिजल्ट से दुनिया का नज़रिया उसके लिए बदल चुका था। वह ऑटो से उतरा और उसने अनजान सिपाही को गले लगा लिया। मनोज की आंखें भीग गई थी। सिपाही भी गले लगाने वाले आईपीएस से पहली बार मिल रहा था। ऑटो नेहरू विहार की ओर चल दिया। ऑटो में मनोज के बाल लहरा रहे थे। पास बैठी श्रद्धा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलछला आए थे।